Hello everyone. So we are going to study today in today's class we are going to study 14 principles of management. So 14 principles of management जो दिया था किन्होंने हेनरी फ्योल ने किन्होंने दिया हेनरी फ्योल ने जिन्होंने 14 principles of management दिए. Now this 14 principles of management very important for all the classes, whether it is 11th class, whether it is 12th class or whether it is management के classes, all the classes it is very important topic. So let's begin with the topic. So यहाँ पे 14 principles of management बहुत काम आते हैं, जनरल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं एंड एवरीवेयर दिस इज़ वेरी यूजफुल. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस एंड इसके लिए आपके लिए एक मेमोरी टेक्निक भी बनाई है फॉर दिस टॉपिक. दिस मेमोरी टेक्निक इज़ डैड इज़ आवर रेस्क्यू. सो डैड हमारे क्या होते हैं, रेस्क्यू होते हैं. सो देर इज़ वन वर्ड आवर की जगह यू वी हैव टू रिमेंबर डैड इज़ आवर्स रेस्क्यू. व्हाट इज़ दिस? डैड इज़ आवर्स रेस्क्यू. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन बाय वन. सो लेट्स बिगिन. So first of all, the first principle that is given by Henry Fayol is division of work. So it is division of work. So very simple. This principle क्या बोलता है ये principle? It tells कि जितने भी काम है in an organization that should be divided to the employees. That should be divided to the employees. कैसे employees में divided होना चाहिए? So it should be divided on the basis of skill, interest, capability. So on this basis this work should be divided on the employees. स्किल पे जिसकी जो स्किल है उसके हिसाब से उसको वर्क मिलना चाहिए, जिसका जो इंटरेस्ट है उसको उसके हिसाब से वो काम मिलना चाहिए एंड जिसकी जो कैपेबिलिटीज़ है ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी, कोई ज़्यादा कैपेबल होता है कोई कम कैपेबल होता है, ऑन दैट बेसिस वर्क को डिवाइड कर देना चाहिए. तो सपोज देर इज़ अ वर्क, अगर एक ही पर्सन सारा का सारा वर्क करे एंड स्पेशलाइज्ड पर्सन एक एक करके वर्क करे तो किसकी ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी? सो बट ऑब्वियस कि सेकंड वाले केस में ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी रेदर देन इन फर्स्ट केस. सो फर्स्ट प्रिंसिपल बोलता है डिवीजन ऑफ वर्क. जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क है ऑल द वर्क शुड बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस of skill, interest and capability. So this is very simple principle, that is division of work. So D, that is ours rescue में first D for division of work. Now second principle क्या बोलता है? Second principle is about principle of authority and responsibility. So this is principle of authority and responsibility. Now what this principle tells कि if anyone is given the authority, किसी को पावर दी जाती है तो पावर के साथ में क्या आती है? साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी. पावर के साथ क्या आती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी. वी ऑल हैव सीन वन मूवी कॉल्ड एज स्पाइडरमैन. नाउ स्पाइडरमैन हम सब ने देख रखी है. स्पाइडरमैन में एक डायलॉग है जो उनके अंकल ने दिया था. दैट डायलॉग वाज कि विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर आपके पास पावर है तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी. नाउ व्हाट डज इट मीन? जिसके पास जितनी पावर, जो जितने सीनियर लेवल पे, जो जितना बड़ा मैनेजर है उसके पास उतनी ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी. सो वी हैव सीन इन रियल लाइफ एज वेल कि कैसे होता है, जो ज़्यादा बड़े लेवल का सीनियर मैनेजर होता है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, वर्क प्रेशर ज़्यादा होता है. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है तो बट ऑब्वियस की वर्क प्रेशर भी ज़्यादा होगा. सो साथ में हमने ऐसा भी देखा है कि क्रिकेट के मैचेस होते हैं. सो क्रिकेट के मैचेस में सबसे ज़्यादा अथॉरिटी, सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होता है? सो कैप्टन के पास सबसे ज़्यादा पावर होता है एंड सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी किसके पास आता है? सो सपोज अगर मैच हार जाती है टीम, सो किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है? सो रिस्पॉन्सिबल इज दैट पर्सन. जो कैप्टन होता है वही रिस्पॉन्सिबल भी ठहराया जाता है. सो दिस इज सेकंड प्रिंसिपल कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ in this principle there is one very famous case was there in the Microsoft. So Microsoft करके एक कंपनी है, we all know. Now Microsoft में CEO is, Microsoft के CEO कौन है? So it is Satya Nadella. Now we all know कि Microsoft ने एक टाइम पे टाई अप किया था विद द नोकिया. किसके साथ? नोकिया के साथ टाई अप किया था एंड नोकिया के प्रोसेसर में माइक्रोसॉफ्ट लाया था. व्हेन देयर वाज एंड्रॉइड का टाइम तो नोकिया ने एंड्रॉइड नहीं लिया था एंड दे हैव ऑप्टेड फॉर दिस विंडोज़. नाउ इन दैट केस व्हाट हैपेंड? इन दैट केस इट हैपेंड कि वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट बुरी तरह से फेल हो गई. द रीज़न वॉज कि नोकिया के फ़ोन्स आफ्टर टेकिंग द प्रोसेसर ऑफ दिस माइक्रोसॉफ्ट वो तब भी नहीं चली. सो इन दैट केस हु विल बी लायबल? किनके पास अथॉरिटी थी? तो अथॉरिटी थी सत्या नडेला के पास. डिसीजंस उन्होंने लिए थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किन्होंने ली? उन्होंने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ली. तो दैट इज द सेकंड प्रिंसिपल कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो ये हमने दो प्रिंसिपल देखे. फर्स्ट इज डी फॉर प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड ए फॉर प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ इसके बाद आता है बच्चों थर्ड प्रिंसिपल, दैट इज कॉल्ड एज थर्ड प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन.
व्हाट इज दिस प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. नाउ व्हाट इज दिस डिसिप्लिन का प्रिंसिपल क्या बोलता है? देर इज ऑलवेज कि एक क्या होता है, डिसिप्लिन की स्पेलिंग गलत हो गई. सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. नाउ प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन व्हाट इट टेल्स, कि हमेशा क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, उनके कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं. ना वो कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना इज मैंडेटरी. आपके स्कूल्स होते हैं, आपके स्कूल्स में देर इज सम रूल्स एंड रेगुलेशन कि आपको सुबह 7 बजे पहुंचना है, उसके बाद प्रेयर करना है, प्रेयर के बाद क्लासेस में जाना है, क्लासेस के बाद देर विल बी सम सेट टाइमलाइंस, वो टाइमलाइन आपको वो क्लासेस में बैठना पड़ेगा, उसके बाद आपका लंच ब्रेक होगा. तो दीज आर द रूल्स. आपको ड्रेस पहन के आना है, आप कैजुअल पहन के नहीं आ सकते, आप कुछ और पहन के नहीं आ सकते. तो दीज आर रूल्स. ये रूल्स फॉलो करने होते हैं. सेम वे इन द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल. वहाँ पे भी क्या रहता है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं. क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं? नाउ ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. सो डिसिप्लिन मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन को अगर आप फॉलो करते हैं तो दैट विल बी कॉल्ड एज डिसिप्लिन, और ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. सो अगर ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगी? यस, द चांसेस आर वेरी हाई कि अगर ये प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन विल गेट सक्सेसफुल, ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो जाएगी. सो दीज आर 3 प्रिंसिपल्स. First is principle of division of work, second principle of authority and responsibility, third is principle of discipline. Now इसके बाद आते हैं fourth principle पे. Now this fourth principle is principle of initiative. Principle of initiative. So हमने पढ़ा था dad is our rescue, that is ours rescue. सो ये होता है फोर्थ प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव. नाउ व्हाट इज दिस प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव? हमेशा ऐसा बोलते हैं, हेनरी फ्योल ने ऐसे बोला कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इंप्लॉइज रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लॉइज के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो खुद का इनिशिएटिव, खुद का कुछ नया कर सके, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ खुद का नया कर सके. तो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव. जैसे सपोज एक एग्जाम्पल है, गूगल हम सब यूज़ करते हैं, एंड गूगल का एक वेरी फेमस प्रोडक्ट इज देयर दैट इज कॉल्ड जीमेल. सो जीमेल हम सभी यूज़ करते हैं. सो जीमेल इसी प्रिंसिपल की वजह से आया. सो गूगल ने क्या किया, गूगल ने ऐसा बोल रखा है एम्प्लॉइज़ को कि आपको 80% ऑफ द टाइम वर्क करना है जो टास्क दिए हुए हैं उस पर, और 20% ऑफ द टाइम वर्क करना है आप कुछ नया सोचे उसके ऊपर. सो वही 20% ऑफ द टाइम में एक एम्प्लॉय ने जीमेल निकाला था, और दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव. कुछ नया करने को कहते हैं बच्चों प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव. तो ये हमने पढ़े बच्चों 4 प्रिंसिपल्स. फिफ्थ प्रिंसिपल कौन सा आता है? सो हम क्या पढ़ रहे हैं, डैड इज आवर्स रेस्क्यू. सो DADI. एस फॉर क्या होता है? एस फॉर सुबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट. सो सुबॉर्डिनेशन ऑफ organizational interest, subordination of individual interest to organizational interest, individual interest to organizational interest. Now what is this principle? क्या बोलता है ये प्रिंसिपल? इट टेल्स कि आपके अपने गोल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इज ऑर्गेनाइजेशन का गोल. ऑर्गेनाइजेशन का गोल इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन अपना गोल. सो सपोज हमने बहुत सारे मैचेस देखे. सो व्हाट हैपेंस इन क्रिकेट मैचेस कि समटाइम्स एक प्लेयर खुद को रन आउट करा देता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द टीम. सो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट. अपनी टीम के लिए खुद को कुर्बान कर देना, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. अपना इंटरेस्ट बाद में आएगा, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट पहले आएगा, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. जैसे कि एक एग्जांपल है, सो धोनी इन 2017 धोनी ने अपनी कैप्टनसी रिलिंक्विश कर दी थी और विराट कोहली को कैप्टन बना दिया था. दे वांट टू सी कि मेरे रहते रहते विराट कोहली कैसी कैप्टनसी करते हैं, या फिर खुद के इंटरेस्ट को आगे ना रख के उन्होंने टीम के इंटरेस्ट को आगे रखा. तो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. सो ये होता है अपने 5 प्रिंसिपल्स खत्म. दैट इज वहां तक खत्म किया हमने. आगे आता है ओ फॉर क्या होता है बच्चों? ओ फॉर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. सो 6th प्रिंसिपल दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. नाउ व्हाट इज दिस प्रिंसिपल ऑर्डर? क्या वो जज वाला ऑर्डर वो वाला ऑर्डर नहीं है. सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. ऑर्डर मतलब अरेंजमेंट, और ऑर्डर मतलब अरेंजमेंट. सो हर चीज़ की एक जगह होनी चाहिए, और वो जिस चीज़ की जो जगह है वो वहाँ पे होनी चाहिए. दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. हर चीज़ की एक जगह होनी चाहिए, हर एक चीज़ अरेंज्ड होनी चाहिए, और जिसकी जो जगह है, जहाँ पे जो चीज़ होनी चाहिए वहाँ पे वो चीज़ रहे, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. सो सारी चीज़ें सही जगह पे होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. आपने अपने घर देखा होगा, तो घर समटाइम्स क्या होता है, घर इज समटाइम्स मेसी, और समटाइम्स वो बहुत प्रॉपरली अरेंज होता है. सो अपना घर क्या होना चाहिए? प्रॉपरली अरेंज्ड,
एक जगह जो जिसकी जगह है वहाँ पे वो चीज़ होनी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। सो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में रॉ मटेरियल का अलग सेक्शन होता है, फिनिश गुड्स का अलग सेक्शन होता है, मशीनरीज का अलग सेक्शन होता है। सो मशीनरी की जगह पे रॉ मटेरियल नहीं होना चाहिए, रॉ मटेरियल की जगह एम्प्लॉयज़ को नहीं रख लेना चाहिए। तो दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। जिसकी जो जगह है, जिसका जो प्लेस बनाया गया, वो जगह वो चीज़ वहीं पे होनी चाहिए ताकि ढूंढने में आसानी हो। दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। नाउ ये हो गया अपने 6 प्रिंसिपल्स। 7th प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। नाउ ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? ये प्रिंसिपल ऐसा बोलता है कि सपोज अगर आपको ऑर्डर्स लेने हैं तो ऑर्डर शुड बी फ्रॉम वन प्लेस ओनली। एक ही जगह से ऑर्डर आना चाहिए, आपको मल्टीपल जगह से ऑर्डर नहीं आना चाहिए। तो सारे के सारे ऑर्डर्स आने चाहिए आपको एक ही जगह से, एक पर्सन आपको ऑर्डर देने वाला होना चाहिए, मल्टीपल पर्सन आपको ऑर्डर देने वाला नहीं होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अगर कोई एम्प्लॉई है, उसको 2 जगह से ऑर्डर्स आने लगे, सो इफ दिस इज अ एम्प्लॉई और यहाँ से एक बंदा ऑर्डर दे रहा है, एक बंदा यहाँ से भी ऑर्डर दे रहा है। सो इफ 2 पर्सन इज गिविंग ऑर्डर टू दिस स्मॉल एम्प्लॉई, तो क्या बेचारे पे प्रेशर आएगा? यस, ऑब्वियसली बेचारे पे प्रेशर आएगा। सो दिस प्रिंसिपल टेल्स कि एक अगर एम्प्लॉई है तो उसके ऊपर ऑर्डर जो आना चाहिए दैट शुड बी फ्रॉम वन पर्सन ओनली। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। सो कमांड देने वाला पर्सन एक होना चाहिए, मल्टीपल लोग नहीं होने चाहिए जो कमांड देने वाले हो। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। सो 7 प्रिंसिपल्स वी हैव सीन। फटाफट से कौन से प्रिंसिपल्स देखिए। फर्स्ट इज डी फॉर डिविजन ऑफ वर्क, ए फॉर प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगेन डी फॉर DAD, अगेन डी फॉर डिसिप्लिन। नाउ उसके बाद आता है आई फॉर इनिशिएटिव, एस फॉर सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, देन आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, देन आता है उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। नाउ उसके बाद क्या है? 8th प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर क्या बोलता है? इट टेल्स कि अगर आपने कोई भी एम्प्लॉय को हायर किया, आपने किसी भी पर्सन को हायर किया, तो पर्सन के माइंड में डाउट नहीं रहना चाहिए कि मैं कितने दिनों के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन में हूँ। सो देयर शुड बी अ जॉब सिक्योरिटी। दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। सपोज आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपने ये ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदे को हायर किया। नाउ ये बंदा डाउट में नहीं जीना चाहिए, डाउट में नहीं जीना चाहिए कि मेरे को जॉब से ना निकाल दे, जॉब से हटा ना दे, जॉब से फायर ना कर दे। सो अभी आपने करंटली न्यूज़ देखे होंगे ले ऑफ्स वगैरह के। सो मल्टीपल ले ऑफ्स होते हैं। सो वो ले ऑफ्स वाली चीज़ें, निकालने वाली चीज़ें उसके माइंड में नहीं होनी चाहिए, तभी वो खुद की एफिशिएंसी दे पाएगा। नहीं तो कोई बंदा आया, पहले ही दिन से उसको पता चलने लगा कि यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, क्या वो दूसरी जगह जॉब ढूंढने लगेगा? क्या वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करेगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन में दिल लगा के वर्क करेगा? सो दैट हैपेंस कि वो अपने माइंड में ये लेके चलता है कि यहाँ पे मेरी जॉब सिक्योर नहीं है, तो मैं जॉब दूसरी जगह ढूंढने का ट्राई करता हूँ रेदर देन वर्किंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। सो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। आपको उसको सिक्योर रखना पड़ेगा दैट यस यू हैव कम इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे पीरियड के लिए हम रखेंगे। सो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। सो ये हो गए हमारे 8 प्रिंसिपल्स। 9th प्रिंसिपल क्या है? सो दैट 9th प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। नाउ व्हाट इज दिस प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन? अगर आपने किसी भी एम्प्लॉय को हायर किया, आपने किसी भी बंदे को हायर किया, तो उसको आपको फेयर रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। व्हाट डज इट मीन? फेयर रेम्यूनरेशन का क्या मतलब होता है कि जो भी बंदा है इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसकी रेम्यूनरेशन फेयर मतलब ठीक ठाक होनी चाहिए, अच्छी रेम्यूनरेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रेम्यूनरेशन आप उसको बहुत ज़्यादा लो पे कर रहे हैं। सपोज एक अगर सिक्योरिटी गार्ड है तो उसकी अगर रेम्यूनरेशन 20,000 है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज कि इट इज़ फेयर रेम्यूनरेशन। सपोज अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई सीईओ है, अगर सीईओ की सैलरी 50,000 होगी, क्या उसको फेयर रेम्यूनरेशन बोलेंगे? नो, दिस विल नॉट बी कॉल्ड एज फेयर रेम्यूनरेशन। फेयर रेम्यूनरेशन मतलब जिस पोजीशन में है उस पोजीशन के हिसाब से अच्छी सैलरी होनी चाहिए, ठीक सैलरी होनी चाहिए, जैसा मार्केट स्टैंडर्ड्स है वैसी सैलरी होनी चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। नाउ इसके बाद रेम्यूनरेशन के बाद आता है 10th प्रिंसिपल। दैट 10th प्रिंसिपल इज अबाउट प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। नाउ व्हाट इज दिस प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल क्या बोलता है बच्चों कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होनी चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। अगर कोई बंदा है, सो मेल है फीमेल है,
सो फीमेल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने चाहिए, मेल को ज़्यादा सैलरी पे नहीं करना चाहिए, सो ये सारी डिस्क्रिमिनेशंस नहीं होनी चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अभी एक और चीज़ बोली प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी में, सपोज देर आर 2 डिपार्टमेंट्स, वन इज फाइनेंस डिपार्टमेंट, वन इज रिसर्च डिपार्टमेंट। इफ देर आर 2 डिपार्टमेंट्स, तो ऐसा बोलते हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का अगर कोई मैनेजर है और रिसर्च का कोई मैनेजर है, तो दोनों की सैलरी शुड बी इक्वल, दोनों की सैलरी शुड बी इक्वल, दोनों की सैलरी इक्वल होनी चाहिए। डिपार्टमेंट्स में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए कि किसी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को ज़्यादा सैलरी मिल रही है, किसी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को कम सैलरी मिल रही है। सो दैट इज आपका प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए आइदर बिटवीन द एम्प्लॉयज़, और अगर 2 डिपार्टमेंट्स है तो दोनों डिपार्टमेंट के लोगों के बीच में भेदभाव नहीं होनी चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। नाउ ये हमने देखा 10 प्रिंसिपल्स। नाउ इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। 11th प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन। नाउ व्हाट इज दिस प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर देर आर हायरार्की इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल लोग होंगे, सीईओ होगा। नाउ सीईओ के नीचे बहुत सारे लोग होते हैं, मैनेजर होता है, मैनेजर के बाद एग्जीक्यूटिव, फिर जूनियर। सो देयर इज हायरार्की। सो व्हाट डज इट टेल कि अगर सपोज कोई भी कम्युनिकेशन होनी है, सो कम्युनिकेशन शुड बी डाउनवर्ड, पहले सीईओ से मैनेजर, सीईओ से एग्जीक्यूटिव, सीईओ से जूनियर। सो ऐसे करके कम्युनिकेशंस होंगे, ऐसे करके कम्युनिकेशंस होंगे। बट अगर सपोज कुछ अर्जेंट आ गया, अगर कुछ अर्जेंट हो गया तो ये कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है? अदरवाइज भी हो सकती है। तो दैट इज कॉल्ड एज गैंग प्लैंक, दैट इज कॉल्ड एज गैंग प्लैंक। डायरेक्ट कम्युनिकेशन, बीच में हायरार्की को तोड़ के कम्युनिकेशन करना, दैट इज कॉल्ड एज गैंग प्लैंक। सो ये हो गए 11 प्रिंसिपल्स इन ऑर्गेनाइजेशन, इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये 11 प्रिंसिपल्स फॉलो होने चाहिए टू गेट बेनिफिट्स फॉर द टू ग्रो द बिजनेस। सो ग्रो करने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए ये 11 प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए। साथ में देर आर 3 मोर प्रिंसिपल्स ऑल्सो। 12th प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। नाउ व्हाट इज दिस प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन? ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? सेंट्रलाइजेशन मतलब सारी की सारी पावर्स एक बंदे के पास हो, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। ये बंदा है, देर आर मल्टीपल लोग, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे फिर मल्टीपल 3 लोग, ये है, ये है, ये है, ऐसे करके लोग हैं। नाउ अगर कोई कस्टमर आता है इसके पास, तो क्या इसके पास अथॉरिटी रहेगी? नहीं। द अथॉरिटी इसके पास ना रह के सारी की सारी अथॉरिटी किसके पास है? जो सबसे ऊपर है। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सपोज आप छोटे छोटे बिजनेसेस देखते होंगे, तो छोटे छोटे बिजनेसेस में सारे डिसीजंस कौन लेता है? सो एक पर्सन जो ओनर होता है वो सारे के सारे डिसीजंस लेता है ऑफ दैट बिजनेस, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। अभी प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन बोलता है देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सपोज वी टेक एग्जांपल ऑफ रिलायंस। सो रिलायंस का अगर एग्जांपल है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का एग्जांपल है। सो नाउ रिलायंस इंडस्ट्रीज में क्या सारे के सारे डिसीजंस मुकेश अंबानी लेंगे? सो दैट इज नॉट पॉसिबल कि मुकेश अंबानी सारे के सारे डिसीजंस ले पाए। सो वहाँ पे आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा? वहाँ पे आपको फॉलो करना पड़ेगा डिसेंट्रलाइजेशन। सो वहाँ पे आता है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन में 2 चीज़ें, सेंट्रलाइजेशन भी होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन भी होनी चाहिए, दोनों के बीच का बैलेंस होना चाहिए, दैट इट टेल्स प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सो दिस इज आवर 12th प्रिंसिपल। 13th प्रिंसिपल क्या है? सो 13th प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नाउ व्हाट इज दिस प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है? दैट इट टेल्स, हमने एक पढ़ा यूनिटी ऑफ कमांड, हमने पढ़ा यूनिटी ऑफ कमांड। व्हाट इज दिस यूनिटी ऑफ कमांड? कि बंदे को अगर कोई भी ऑर्डर आ रहे हैं, कुछ भी करने को मिल रहा है, तो वो एक ही पर्सन से आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबका गोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन एक ही गोल होना चाहिए, एक ही गोल होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। सो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। सपोज अगर टीम इंडिया अगर क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने गई है, तो क्या सबका गोल होता है कि वो वर्ल्ड कप जीतेंगे? यस, बट ऑब्वियस कि सबका गोल होता है कि वो वर्ल्ड कप जीतेंगे, तो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ये हो गया अपना 13th प्रिंसिपल। नाउ 14th प्रिंसिपल पे आते हैं एंड लास्ट प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉर्प्स। स्पिरिट डी कॉर्प्स मतलब क्या होता है? टीम वर्क। अगर ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल लोग होते हैं, 5 लाख, 10 लाख,
बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में 5 लाख 10 लाख बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, या छोटे ऑर्गेनाइजेशन 20 लोग 50 लोग जितने भी लोग होते हैं, सबके बीच में क्या होनी चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, सब आपस में मिलकर काम करने चाहिए। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ स्प्लिट डिकॉप्स। वो प्रिंसिपल क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ स्प्लिट डिकॉप्स। सारे के सारे लोग कैसे करने चाहिए, टीम में वर्क करने चाहिए, किसी के बीच में कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए, कोई किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ टीम वर्क, प्रिंसिपल ऑफ स्प्लिट डिकॉप्स। तो ये हमने देखे 14 प्रिंसिपल्स। 14 प्रिंसिपल्स का मेमोरी टेक्निक क्या था, सो मेमोरी टेक्निक वॉज डैड इज आस रेस्क्यू। सो ये हमने देखा 14 प्रिंसिपल्स, और ये होता है अपना मेमोरी टेक्निक। डी फॉर डिवीजन ऑफ वर्क, ए फॉर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी फॉर डिसिप्लिन, आई फॉर इनिशिएटिव, एस फॉर स्केलर चेन, ओ फॉर ऑर्डर, U for unity of command, S for subordination of individual interest to organizational interest, R for remuneration, E for equity, S for stability of tenure, C for अपना आता है सेंट्रलाइजेशन, U for unity of direction एंड E for split decomps। तो ये होते हैं अपने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे खत्म, एकदम छोटे छोटे सिंपल से प्रिंसिपल्स है। सो दैट्स इट फॉर द डे एंड वी विल मीट फॉर नेक्स्ट सेशन एज वेल। सो दैट्स इट।